Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 34, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand the chapter fatalism in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एक न्यू चैप्टर जो कि आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बुक से है, और वो है चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म. What is fatalism? So without wasting our time, let's start and understand with me. Key features of federal government, यानी फेडरल गवर्नमेंट के आखिर की फीचर्स क्या होते हैं, कैसी होती है फेडरल गवर्नमेंट. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं, जैसे कि हमारी इंडिया में भी होते हैं. हमारी इंडिया में भी तो 3 लेवल पर गवर्नमेंट वर्क करती है. जैसे कि एक पूरे होल नेशन के लिए, पूरी होल कंट्री के लिए वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और अपने अपने स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और एक स्टेट में भी डिफरेंट गवर्नमेंट जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं. जैसे कि सिटीज़ में तो वो क्या कहती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उनका नाम होता है, और विलेजेस में उसको हम ग्राम पंचायत के नाम देते हैं. तो इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट में भी 2 और मोर लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है. The jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. यानी ये जितने भी गवर्नमेंट के टायर्स या फिर लेवल्स होते हैं, उन सब का जो jurisdiction होता है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें वो क्लियरली स्पेसिफाइड होता है. The fundamental provisions of constitution can possibly be changed only by the consent of बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स. यानी जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कोई भी एक लेवल की गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती. जब तक उसको दोनों लेवल्स की कंसेंट नहीं मिल जाती है, तब तक गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं कर सकती. और लास्ट पॉइंट इज, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री वाइल अकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी. यानी रीजनल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए देश की यूनिटी को बढ़ावा देना, उसकी सुरक्षा करना, ये इस फेडरल गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मेन फीचर होता है. और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और लगभग हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में ये आता ही आता है, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का टॉपिक होता है. तो आप इसको अच्छे से समझ लें, आपके नंबर बहुत ईजिली आ जाएंगे. नाउ विल मूव ऑन सेकेंड टॉपिक which is also important, और ये 3 मार्क्स का टॉपिक है. ठीक है. What is the difference between फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी जिसमें एक ही लेवल होता है, उन दोनों गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है. तो देखिए, फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, 2 और मोर लेवल पर गवर्नमेंट वर्क करती है. लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और द सब यूनिट्स आर द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी एक ही लेवल पे गवर्नमेंट होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी जितनी भी यूनिट्स होंगी वो उसकी सबऑर्डिनेट यानी उसके अंडर में काम करेंगी. देन सेकंड इज, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ खास करने का ऑर्डर नहीं दे सकती. लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे भी सकती है कुछ करने के लिए. फेडरल गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पर अपनी पावर्स होती हैं, और वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल नहीं होती है. लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति आंसरेबल होती हैं, जो भी काम करती हैं उन्हें वो आंसर करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. फॉर एग्जाम्पल्स, इंडिया, कैनेडा एंड जर्मनी फेडरल गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स हैं, और यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल्स आर फ्रांस, चाइना एंड जापान. नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म. टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी आज पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. जैसे फर्स्ट टाइप इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी साथ में आकर फेडरेशन को फॉर्म करना. इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट यूनिट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ लार्जर यूनिट. यानी जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स यानी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, वो 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ मिलकर एक लार्ज यूनिट बनाती हैं, एक लार्ज ग्रुप बनाती हैं. ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव इक्वल पावर, और यहाँ पर सभी जो कंट्रीज़ हैं जो भी इसके अंदर शामिल हैं उन सबको इक्वल पावर होती है. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया एंड USA एक्सेट्रा.
फिर सेकंड जो टाइप है वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी साथ में लेकर संघ बनाना, यानी साथ में लेकर चलना, ठीक है, इस टाइप का फेडरेशन। इसमें क्या होता है कि लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स स्टेट्स कीपिंग व्यू ऑफ इंटरनल डाइवर्सिटी, यानी एक बड़ी कंट्री जो है अपनी इंटरनल डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे यूनिट्स बनाती है, जैसे कि स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड स्पेन। इस तरीके का ये फेडरलिज्म का टाइप होता है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन गवर्नमेंट, यानी हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेटिव पावर्स को डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है। और मतलब ये बताया, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कहने का मतलब है कि स्पेसिफाइड कर दिया कि इस पर अगर कोई लॉ मेकिंग करेगा तो कौन से लेवल की गवर्नमेंट करेगी, या किसी खास जो सब्जेक्ट है उस पर कौन लॉ फॉर्म करेगा। तो जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी 3 लिस्ट बना दी। 3 लिस्ट आर देयर। फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट को क्या कहते हैं? यूनियन लिस्ट। इसमें क्या होता है? इंक्लूड्स द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि डिफेंस, देश की रक्षा, फॉरेन अफेयर्स यानी दूसरे देशों के साथ संबंध, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी, ये क्या है? नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं। तो इस पर अगर लॉ मेकिंग करनी है, इसके लिए तो यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए पूरी कंट्री के लिए। ये थोड़ी कि हर स्टेट की अपनी अलग करेंसी होगी, हर स्टेट का अपना अलग डिफेंस होगा। These matters are included in the list as it's need a uniform policy throughout the country, यानी पूरी कंट्री के लिए एक जैसी पॉलिसी चाहिए इन सब्जेक्ट के लिए। तो इसलिए क्या हुआ? द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों का मतलब एक ही है, वही लॉ फॉर्म करते हैं। फिर सेकेंड लिस्ट इज स्टेट लिस्ट। State list contains subject of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation। यानी जो दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, उसमें वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि स्टेट लेवल के इंपॉर्टेंस के होते हैं, लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन इन दिस लिस्ट, यानी इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉ कौन फॉर्म करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। फिर थर्ड लिस्ट जो है उसमें ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं जिन पर दोनों ही अपने लॉ मेक कर सकते हैं, लॉ मेकिंग कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, फॉरेस्ट ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोनों के दोनों ही बोथ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन दिस लिस्ट, यानी इसमें जो भी सब्जेक्ट होंगे उन पर दोनों ही अपने लॉ मेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद है इफ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट, अगर उनके लॉज में, उनके कानून में कुछ कन्फ्लिक्ट होता है विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है वो ही वैलिड होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिडरी सब्जेक्ट्स। देखिए एक होते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट्स, यानी बाकी बचे हुए विषय जो इन तीनों में नहीं आए, बाकी बच गए, वो सारे के सारे यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, उन पर वही कानून बनाएंगे। सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स एक्सप्लेन कीजिए जो अभी हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्कशीट में समझे ही हैं। लेट्स सी अगेन। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये चारों पॉइंट्स लिखने हैं। देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स। Second is the jurisdiction of the respective levels or tiers governments are specified in constitution. Third is the fundamental provision of the constitution can possibly be changed only by the consent of both level of government. And fourth one is main objective is to safeguard and promote unity of country while accommodating regional diversity. This is the answer number 1. Now question number 2 is mention of examples of coming together federation and holding together federation. ये भी बहुत easy क्वेश्चन है।
तो यहां से आपको लिखना है, पहले लिखना है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, दिस इज योर आंसर नंबर 2। आपने लिखना है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एक्सेट्रा। फिर उसके बाद लिखना है सेकंड पॉइंट, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन एंड एक्सेट्रा। केवल इतना इतना ही आपको लिखना है। दिस इज द आंसर नंबर 2। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया, जहां पर इन सारे वीडियोस के लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे। वहां से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।